हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, मैंने सारे ही टॉपिक्स को कंसाइजली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो आप वीडियो को 1.5x या उससे ज़्यादा स्पीड पे करके देख लीजिएगा और बीच बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे छूट जाए। ठीक है, उससे बेटर है वीडियो का स्पीड को बढ़ा लीजिए और आराम से देखिए। ठीक है, चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं एडेड होती है, कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं एडेड होता है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो उनमें से सेमीकंडक्टर कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखिए, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टिलेरियम है, अस्टैटिन है। तो ये जो भी एलिमेंट्स है, ये सारे अपने सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं ऐड है बाहर से, तो उनको हम बोलेंगे कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है। और दूसरी बात, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब ये ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टैटिन ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटीज एडेड होंगे, बाहर से सब्सटेंसेज एडेड होंगे। और वो सब्सटेंस या इम्प्योरिटीज को क्यों ऐड किया जाता है, ताकि जो हमारा प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, वो अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाए। ठीक है, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का सिंगल मोटो है उन्हें कंडक्टिविटी उनका इंक्रीज करवाना। ठीक है, और जिस प्रोसेस से हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। आगे लिखा है, दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंटली अल्टर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। मतलब डोपिंग करने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर में इंक्रीमेंट हो जाती है, या फिर होल्स की नंबर में इंक्रीमेंट हो जाती है। मतलब बेसिकली ये सब आयंस है। ठीक है, और आयंस जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने का सिंगल मोटो है सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली अपने पास दो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड होता है। पेंटावेलेंट मतलब कि वैसे एलिमेंट्स जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, 7 पे जो आता है, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसका। उसी तरह फॉस्फोरस हो गया, है ना, 2 8 5 कन्फिग्रेशन होता है इसका। तो इन सब एलिमेंट में 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जनरल सेमीकंडक्टर में जब हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है, जनरल सेमीकंडक्टर, उसमें बॉन्डिंग होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो ये बॉन्डिंग बहुत सारा नंबर में होते हैं, है ना। तो बहुत सारे नंबर में होंगे तो क्या होगा, अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा अपना। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन को फॉस्फोरस से डोपिंग करवा दीजिए, जर्मेनियम को आर्सेनिक से करवा दीजिए। ठीक है, सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब वैसे एलिमेंट जिसके वैलेंसी 3 है। कौन कौन? बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी कैरियर की तरह काम करते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देख सकते हैं सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरोन और गैलियम, सॉरी, जर्मेनियम डोप्ड विथ गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। हम लोग ये समझते हैं पहले कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना।
इन एन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। मतलब हम लोग जानते हैं कि एक अलग एटम है कहीं पे भी पड़ा हुआ, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में होंगे। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। लेकिन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर, मतलब कि बहुत सारा एटम एक साथ आता है और टुगेदर मतलब एक साथ आके मिलता है सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल टूट जाता है ना, और वो स्प्लिट हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हमने एनर्जी बैंड देख ही लिया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या है? द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्यूपाइड एनर्जी होगा उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर टिपिकली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड आर नॉट फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लायक नहीं होते हैं। वहीं पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं। उसके अलावा कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन में क्या है? द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कि जीरो केल्विन पे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल को हम लोग कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है फॉरबिडन गैप। तो देखिए अलग अलग बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ठीक है। एक डायग्राम आएगा, उसके हेल्प से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी रेंज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वेयर नो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल एग्जिस्ट, मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप में जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल नहीं एग्जिस्ट करता, उसी को हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं। द साइज ऑफ दिस गैप डिटरमाइंस वेदर अ मटेरियल इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। मतलब देखिए अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब कोई गैप ही नहीं होगा, तो उस केस में वो मेटल होगा या कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर वो ओवरलैप ना करके उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, तो वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई होगी। सेमीकंडक्टर के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स हैव अ स्मॉल बट नॉन जीरो एनर्जी बैंड गैप, मतलब कि थोड़ा बहुत एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है। और ये बैंड गैप कितना का के बिटवीन का होता है? तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो एनर्जी बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा और 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है कि थोड़े बहुत एनर्जी मिल जाते हैं उसे, तो थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे में देखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है टिपिकल बैंड गैप वैल्यू बिटवीन 0.1 एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कुछ प्योर सेमीकंडक्टर है जिनके बैंड गैप वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे कि जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जर्मेनियम का बैंड गैप वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जर्मेनियम का बैंड गैप वैल्यू कितना है। सिमिलरली सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में से एक का आना लगभग तय रहता है। उसी तरह गैलियम आर्सेनाइड में 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर वाई एक्सिस पे एनर्जी है और इधर टाइप्स ऑफ मटेरियल है, मतलब मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये तो बस ऐसे डिफाइंड है, एनर्जी लेवल की बात की गई है मेनली। जैसे मेटल्स के केस में मैंने बोला था कि वैलेंस बैंड जो कि नीचे में है और कंडक्शन बैंड जो कि ऊपर में है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब इसमें एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, ठीक है। वहीं पे सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, ठीक है। और इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 0 केल्विन पे या फिर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर होता है वो लगभग इंसुलेटर की तरह वर्क करता है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। वहीं पे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, ठीक है, या वाइस वर्सा जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड इन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में दो अलग अलग टाइप थे, एन टाइप और पी टाइप, है ना। तो जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता था, इलेक्ट्रॉन्स होता था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द फर्मी लेवल शिफ्ट्स टुवर्ड्स अपवर्ड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। मतलब आपको पता है कि कंडक्शन बैंड ऊपर में होता है और वैलेंस बैंड नीचे में होता है। तो बेसिकली फर्मी लेवल कहीं सेंटर में एग्जिस्ट करता था, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल जो है वो थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने का कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, है ना। अच्छा, फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल को देखिए, ये एक थ्योरेटिकल एनर्जी लेवल है जो कि हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकता है उसको हम लोग फर्मी लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो कौन सा होता है, होल्स होता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है पी ग्रेटर देन एन, है ना। और इसमें जो फर्मी लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ होल्स के पाने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि कंडक्शन बैंड ऊपर में है, वैलेंस बैंड नीचे में है ना। तो वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होता है, कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो फर्मी लेवल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है ताकि नंबर ऑफ होल्स मिल पाए और कंडक्टिविटी हो पाए कहीं ना कहीं, है ना। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो बेसिकली डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर इज वन इन विच द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड कहाँ होता है, ऊपर में, इसका मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वायलेंस बैंड नीचे में होता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम एनर्जी लेट से मान लीजिए इस लेवल पे है, ठीक है। इस दोनों का एनर्जी लेवल यहाँ पे है, ठीक है। और ये एनर्जी अगर सेम मोमेंटम पे एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि जो अपना सेमीकंडक्टर है वो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। फिर से सुनिएगा, अगर मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड सेम मोमेंटम पे अगर करता है तो वो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। और अगर मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड अलग अलग मोमेंटम पे एग्जिस्ट करता है तो वो इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जब मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड सेम लेवल पे होगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इंटरेक्शन होगा कहीं ना कहीं, और इस इलेक्ट्रॉन और होल्स के इंटरेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं फोटॉन्स निकलते हैं, है ना। फोटॉन्स निकलते हैं या लाइट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं एलईडी बनाने में या लेजर डायोड बनाने में, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फोस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सिलेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है या इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। तो मैंने बोला ही था कि अभी कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी होता था और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी होता था वो अलग अलग मोमेंटम पे एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल का कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे फोटॉन्स का निकलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है ना। इसीलिए इसको हम लोग जनरली एलईडी इस सब को बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अल्मीनियम
आर्सेनाइड हो गया, गैलियम फॉस्फाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को बोलते हैं एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। मतलब कि कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस बैंड में कितने होल्स है, उसके ही कंसंट्रेशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। और वो चीज़ कब एग्जिस्ट करेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट कर जाए उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल होता है उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़, द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ बैंड गैप। मतलब बेसिकली अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे अगर कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे अगर वैलेंस बैंड है ना, तो जो फर्मी लेवल है वो एग्जैक्टली इसके मिड में लाई करेगा। और अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये फर्मी लेवल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर न्यूमेरिकल पूछा गया इस मॉड्यूल से तो ये पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कैरियर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करो। तो हम लोग बोलते हैं कि एन आई इज इक्वल टू, एन आई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर एन सी इंटू एन बी। एन सी एन बी क्या है? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड और डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड। ठीक है, रूट अंडर एन सी इंटू एन बी, एक्सपोनेंट ऑफ ब्रैकेट में है ईजी, ईजी क्या है? एनर्जी बैंड गैप अपॉन 2kT। के क्या है? वोल्टमाज कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और टी टेम्परेचर इन केल्विन है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन है ये। ठीक है, तो आई होप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू मेजर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में एन टाइप सेमीकंडक्टर का इक्विलिब्रियम के टाइम पे कैरियर कंसंट्रेशन को मेजर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में होंगे, है ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, NO इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डोनर एटम। मतलब जितना ज़्यादा डोनर एटम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सा बात है ना। और नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू NI का स्क्वायर अपॉन ND, है ना, ये बोल सकते हैं। ND को NO भी लिख सकते हैं। ND क्या है? जो डोनर का कंसंट्रेशन है। ठीक है, डोनर एटम का कंसंट्रेशन है। तो NO जो होता था वो ND के बराबर है, और NP जो होता है वो कहीं ना कहीं अपना NI स्क्वायर, NI क्या है? मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैरियर कंसंट्रेशन अपॉन ND। ठीक है, सिमिलरली अगर हम P टाइप सेमीकंडक्टर में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें जो P0 होता है वो इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम के। जितना ज़्यादा एक्सेप्टर एटम होगा उतना ज़्यादा होल्स होगा इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? NI का स्क्वायर अपॉन NA। ठीक है, या फिर इसी को P0 भी बोल सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। इसके बाद आइडियल डायोड के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। आइडियल डायोड में कुछ नहीं करना है, बस एक डायोड बना देना है ऐसे, है ना, एक डायोड बना दीजिए और पॉजिटिव से इस साइड को अगर कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव से इसको कर दीजिए कनेक्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड आइडियल डायोड हो गया। ठीक है, यहीं पे अगर साइन चेंज कर दे तो ये रिवर्स बायस्ड आइडियल डायोड होगा। फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह काम करता है, मतलब सर्किट काम करता है, और रिवर्स बायस में सर्किट ओपन रहता है, मतलब ओपन स्विच की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगा। ठीक है, आइडियल डायोड के बारे में लिखा हुआ है कि आइडियल डायोड एक्ट्स एज ए परफेक्ट वन वे वेल्व फॉर इलेक्ट्रिकल करेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल करेंट को परफेक्टली वन वे में ही ये कैरी करवाता है। ठीक है, और दूसरे वे में ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल डायोड के। देखिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप।
मतलब कि जितना वोल्टेज आप देंगे डायोड में उतना वोल्टेज पूरा सप्लाई हो जाएगा, मतलब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा आइडियल डायोड के केस में। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, जितना वोल्टेज दिया जाता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रॉप तो जरूर करता है, लेकिन आइडियल डायोड के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट रिवर्स रेसिस्टेंस, मतलब जब रिवर्स बायस में होगा तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्विचिंग, मतलब कि जैसे ही आप फॉरवर्ड से रिवर्स करेंगे तो वो कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देगा या फिर चार्ज को कैरी करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंस्टेंटेनियस स्विचिंग रियल लाइफ में नहीं होता है। नो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब कि जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक थ्रेशोल्ड के बाद ही सारा कुछ का सप्लाई स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्योंकि फीचर है तो हमें देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नो रिवर्स ब्रेकडाउन, मतलब कि ये कितना भी अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज को सह सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, तो सबसे पहले लिखोगे जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रिवर्स रेसिस्टेंस, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स, इंस्टेंटेनियस स्विचिंग, नो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नो रिवर्स ब्रेकडाउन। लिमिटेशन क्या है? वोल्टेज ड्रॉप हमेशा होता है रियल लाइफ में, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस छोटा सा होता है, लेकिन उसके केस में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे फाइनाइट रिवर्स रेसिस्टेंस होता है, लेकिन उस केस में इनफाइनाइट था, है ना। कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज जरूर होता है चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए या करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन उस केस में बिल्कुल भी कुछ ऐसा था ही नहीं, है ना। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होता है। और फाइनाइट स्विचिंग स्पीड, मतलब स्विचिंग स्पीड एकदम ही इंस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशंस है। नेक्स्ट बात करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। ये आप अच्छे से देख के जाइएगा, हो सकता है आपसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले आइडियल डायोड का, ठीक है। तो जब वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होगा तो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। तो आपको भी पता है कि फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और जैसे ही वोल्टेज रिवर्स में जाएगा तो आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज जीरो तो आई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे करके हो गया, ठीक है। सॉरी, और लेस देन जीरो पे करंट जीरो हो जाएगा, तो लेस देन जीरो पे भी जीरो और जीरो पे भी जीरो। तो अपना जो ग्राफ बनेगा ओवरऑल इस तरीके का बन सकता है, या फिर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे और ऐसे, है ना, इस तरीके का ग्राफ बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ दिया हुआ है कहीं ना कहीं। फॉरवर्ड बायस में इधर की तरफ करंट, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, और रिवर्स बायस या फिर जीरो से कम रहेगा तो नो करंट, ऐसे करके, ठीक है। इधर वी है, इधर आई है मिली एम्पियर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पी एन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले लेट से यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, इधर एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। इनको कंबाइन करवाया गया, तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आया और होल्स मूव करके उधर गया। यहाँ पे एक लेयर, पतला सा लेयर का फॉर्मेशन हुआ या नैरो सा लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पी टाइप एन टाइप का जब रिकम्बिनेशन हुआ तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ, और हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से वायर खींच दिए और यहाँ पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी को पी टाइप मतलब होल वाले एंड से कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। और पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी को अगर हम लोग एन टाइप वाले से कनेक्ट करवा दें तो उसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि डायग्राम आप बना लेंगे। पीएन जंक्शन अंडर ओपन सर्किट, है ना, मतलब ओपन सर्किट का मतलब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल। इसको समझते हैं। द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द डिप्लीशन रीजन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, ठीक है। मतलब कि ये जो पी टाइप और एन टाइप का सेपरेशन है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है, और किधर की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की तरफ, मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। आगे है दिस फील्ड अपोजेज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्जेस या मेजोरिटी कैरियर्स, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से अब ना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना होल्स मूव करेगा,
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एन टू पी जाना चाहता है या जो होल पी टू एन जाना चाहता है, वो सारे कहीं ना कहीं रुक जाएंगे अपने जगह पे, ठीक है। और एज ए रिजल्ट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, वेयर द डिफ्यूजन करेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द ड्रिफ्ट करेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करेंट का चार्ज आपस में बैलेंस आउट होके एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन को क्रिएट कर देगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस established across the depletion region at equilibrium is called the built-in potential। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा डिप्लीशन रीजन में एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब कि जिस टाइम पे ड्रिफ्ट करेंट इक्वल टू डिफ्यूजन करेंट होगा उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा डिप्लीशन रीजन में, उसी को हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। बैरियर पोटेंशियल क्यों? क्योंकि ये चार्ज को अब N2P या P2N नहीं मूव करने दे रहा है, मतलब एक तरह से बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज बैरियर की तरह काम करता हो, ठीक है, उसी को हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी एन एन साइड्स, ठीक है। मतलब कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो डोपिंग कितना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, दूसरा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया गया उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप बिल्ट इन पोटेंशियल समझ में आया होगा आपको। इस पर डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि बैरियर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, बता दो, है ना। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेमीकंडक्टर और अदर मटेरियल कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। मतलब कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, और ये हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव करते हैं, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़, रिवर्स करंट जो होता है वो जनरली डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। मतलब अगर हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिवर्स करंट डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आई एम्पियर का रहेगा तो 2I हो जाएगा हर 10 डिग्री इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो स्टैटिक रेसिस्टेंस जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू V/I, और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म कर दोगे DR इज इक्वल टू dV/dI, ठीक है। इसमें एज सच और कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन डायोड। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे देखिए जनरली क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है ना। रिवर्स बायस में धीरे धीरे जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो थोड़ा 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 रिवर्स करंट कहीं ना कहीं बह रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पे 5 से 6 वोल्टेज का जब पोटेंशियल होगा उस टाइम पे अचानक से करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो अचानक से जब करंट बढ़ता है तो उस टाइम पे डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब जनरल डायोड में जैसे ही 5 to 6 वोल्ट का पोटेंशियल जाता है तो उस समय करंट का इंटेंसिटी या करंट का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है। यहीं पे आता है जेनर डायोड का यूज, जो कि जिसमें 5-6 वोल्ट का भी पोटेंशियल होगा तो वो करंट को सह सकता है और सर्किट को अच्छे से बचा के रखेगा, मतलब वहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा सर्किट, है ना। इसके बाद है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। ध्यान से सुनिएगा जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। बेसिकली जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन में होता है। किस में होता है? हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन में, जहाँ पे डिप्लीशन रीजन वेरी नैरो होता है, मतलब बहुत पतला डिप्लीशन रीजन होता है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द नैरो डिप्लीशन रीजन इवन विथ अ रिलेटिवली स्मॉल रिवर्स बायस। मतलब कि थोड़ा भी रिवर्स बायस होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज रीचेज द जेनर वोल्टेज, मतलब जब रिवर्स बायस वोल्टेज मतलब V रिवर्स इज इक्वल टू
वी जेनर, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड टू द कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड बाय अ क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस कॉल्ड टनलिंग, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अचानक से, है ना, बहुत सारा करंट फ्लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने पहला केस जनरल डायोड का क्या समझाया था। जनरल डायोड में ऐसा होता है कि फॉरवर्ड बायस में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता ही है, और रिवर्स बायस में बहुत थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, लेकिन 5-6 वोल्ट पे जाते जाते ये जनरल डायोड जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जेनर डायोड में क्या होता है, 5-6 वोल्ट पे जब जाता है, 5-6 वोल्ट के आसपास जब जाता है, तो अचानक से बहुत ज़्यादा करंट जो बहता है, उस केस में भी ये पोटेंशियल सर्किट को संभाल लेता है। मतलब कि जेनर वाला जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं करंट के फ्लो को संभाल लेता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा जेनर ब्रेकडाउन का, तो है इट अकर्स एट लोअर रिवर्स बायस वोल्टेज टिपिकली बिलो 5-6 वोल्ट, ठीक है जो शार्प ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक इन द वी आई कर्वेचर, है ना। मतलब कि वी आई कर्व जो होगा वो शार्प ब्रेकडाउन होगा। अभी जस्ट देखेंगे हम लोग। द ब्रेकडाउन वोल्टेज एज निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डोमिनेंट इन हैविली डॉप्ड पी एन जंक्शन विथ नैरो डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन का। ये जनरली 6 वोल्ट से 8 वोल्ट के रेंज में होता है, ठीक है। मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होता है और लेस शार्प ब्रेकडाउन होता है। मतलब इसमें करंट ब्रेकडाउन तो होता ही है, लेकिन थोड़ा कम शार्प होता है जेनर डायोड के या जेनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में, ठीक है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। डोमिनेंट इन लाइटली डोप्ड जंक्शन, वहाँ पे हैविली डोप्ड होता था, और एवलांचे ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड जंक्शन में होता है विथ वाइडर डिप्लीशन रीजन, और वहाँ पे नैरो डिप्लीशन रीजन होता था। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। फॉरवर्ड बायस में तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में है, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ता जा रहा है। और जैसे रिवर्स में वोल्टेज बढ़ रहा है, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा है, और अचानक से 5-6 वोल्ट के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं ये जेनर ब्रेकडाउन का रीजन आता है। मतलब यहाँ पे अचानक से बहुत सारा करंट फ्लो करता है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा और वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज और बढ़ता है, तो अचानक से फिर से थोड़ा कम स्टीप ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। मतलब ब्रेकडाउन में बेसिकली करंट फ्लो होता है अचानक से बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन था, ठीक है। यहाँ से समराइज क्या किए, जेनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे होता है। जेनर ब्रेकडाउन में नैरो रीजन होता है, डिप्लेशन रीजन, और एवलांचे ब्रेकडाउन में वाइडर डिप्लेशन रीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में तो जनरल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है अपना जेनर डायोड। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस जेनर डायोड ओनली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज, मतलब कि जब थोड़ा थोड़ा रिवर्स वोल्टेज होगा तो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, सिमिलर टू रेगुलर डायोड इन रिवर्स बायस। एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, मैंने बोला था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है और वो जेनर वोल्टेज के आसपास जाता है, जेनर वोल्टेज 5-6 वोल्ट बोल सकते हो, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड्स अप विद इन द नैरो डिप्लेशन रीजन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन रीजन में जनरेट होता है, ठीक है। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इक्वल्स और एक्सिड्स द जेनर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज रिवर्स, है ना, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जेनर वोल्टेज हो जाता है। वन ऑफ द टू ब्रेकडाउन मैकेनिज्म अकर्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिवर्स करंट, मतलब कि या तो जेनर ब्रेकडाउन होगा नहीं तो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, डिपेंड करेगा कि वोल्टेज का रेंज क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से अचानक से बहुत सारा करंट फ्लो करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का डायग्राम बनाना है तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल डायोड बना दीजिए, ठीक है, और ऐसे एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए सीधा,
इधर एनोड इधर कैथोड, ये हो गया अपना जेनर डायोड। ठीक है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सेमेस्टर एग्जाम में, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, हाउ जेनर डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ देखिएगा, अ जेनर डायोड एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज वंस इट्स रिवर्स बायस वोल्टेज रीचेज द जेनर वोल्टेज, मतलब कि वंस द वोल्टेज रीचेज 5 to 6 वोल्ट इट एंटर्स इन द ब्रेकडाउन रीजन, मतलब कि वो ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाएगा। ब्रेकडाउन रीजन से क्या समझते हैं कि वैसा रीजन जिसमें करंट अचानक से फ्लो करता है। इन दिस रीजन इवन विथ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिवर्स करंट flowing through it, the voltage across the Zener diode remains nearly constant। मतलब कि अब अचानक से बहुत सारा करंट फ्लो हुआ है, तो अब करंट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, फिर भी जो वोल्टेज रहता है वो कहीं ना कहीं नियरली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो डायनेमिक इम्पेडेंस, मतलब कि कम रेसिस्टेंस होने की वजह से। ध्यान से सुनिएगा फिर से मैंने क्या बोला, कि करंट में कितना भी चेंजेज हो जाए वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जेनर डायोड वोल्टेज की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट ऊपर नीचे भी होगा तो वो सेम वोल्टेज पे रह सकता है, चेंजेस नहीं होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ लोड इन सीरीज, मतलब ये जो जेनर डायोड होता है जनरली पैरेलल में कनेक्ट होता है विथ लोड, है ना, और सीरीज में कनेक्ट होता है करंट लिमिटिंग रेसिस्टर से। द जेनर डायोड इफेक्टिवली क्लैम्प्स द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टू वीजेड, मतलब बेसिकली जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को काट के वीजेड के इक्वल कर देता है। ठीक है। एनी एक्सेस वोल्टेज फ्रॉम दैट इनपुट सप्लाई इज ड्रॉप्ड अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टर, मतलब कि अब उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर सप्लाई होगा तो वो उसको चुपचाप काट देगा और फिर वीजेड के इक्वली लेके आ जाएगा, मतलब 5 to 6 वोल्ट पे कंसिस्टेंट रखेगा। इसीलिए वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है। आगे लिखा है, एंड वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज और लोड करंट प्राइमरली रिजल्टिंग चेंज इन द करंट थ्रू द जेनर डायोड, और करंट में कैसा भी चेंज हो जाए वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज होने का गुंजाइश है नहीं, है ना। वाइल द वोल्टेज अक्रॉस द लोड स्टेज रिलेटिवली स्टेबल एट वीजेड, यही चीज़ था, इसीलिए ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है जंक्शन कैपेसिटेंस। इसको समझने से पहले कैपेसिटेंस समझिए। कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट या सर्किट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के कैपेबिलिटी को ही कैपेसिटेंस बोलते हैं। फैन में कैपेसिटर लगा होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। अब देखिए जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है। जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ए sorry junction capacitance, also known as depletion capacitance or transition capacitance. It is the capacitance that exists across the depletion region of pn junction when it is reverse biased, मतलब कि जब रिवर्स बायस में वर्क करता है पीएन जंक्शन उस समय पे जो कैपेसिटेंस होता है उसी को हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। इस पर डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं वो, अगर बहुत पूछेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था जस्ट कि डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब इंटरैक्ट करते हैं उस समय पे फोटोन्स रिलीज होता है, तो उन्हीं का इस्तेमाल एलईडी को बनाने में होता है। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल को समझिएगा। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन luminescences, है ना। when the forward bias voltage is applied across pn junction of a स्पेशली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड कंबाइंस विथ होल्स फ्रॉम पी साइड इन द डिप्लीशन रीजन, दिस रिकम्बिनेशन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब पी और एन जंक्शन पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन हुआ उसकी वजह से फोटोन्स जनरेट हुआ और यही एलईडी को बनाने में हेल्प करता है ना। ऑपरेशन देखिए, फॉरवर्ड बायस चाहिए लाइट इमिट करने के लिए, और द कलर ऑफ इमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, मतलब कि जैसे अलग अलग सेमीकंडक्टर है तो जर्मेनियम में अलग कलर जनरेट होगा एलईडी का, है ना। जैसे कि एलईडी का आप अलग अलग रेड कलर देखते होंगे, छोटा वाला एलईडी जो आता है छोटा छोटा, है ना, रेड कलर ब्लू कलर ये सब देखते होंगे। ये सब कैसे जनरेट होता है, तो उसमें अलग अलग सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज़ हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो इंडिकेटर लाइट में एलईडी यूज़ होता है, डिस्प्लेज में होता है, लाइटनिंग में होता है, बैक लाइटनिंग में होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, हो सकता है एलईडी पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आए।
ठीक है। नेक्स्ट है फोटो डायोड। फोटो डायोड फोटो वोल्टेइक इफेक्ट पे वर्क करता है या फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द डिप्लेशन रीजन ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। एलईडी वाले केस में क्या होता था, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन था। यहाँ पे जब लाइट रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पे फॉल करता है, ये इलेक्ट्रॉन होल के पेयर को जनरेट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन सेपरेट्स दीज कैरियर्स कॉजिंग द फ्लो ऑफ करेंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब रिवर्स बायस में जैसे ही इंसिडेंट लाइट पड़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जितना इंटेंसिटी से इंसिडेंट लाइट पड़ेगा उतना इंटेंसिटी से करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा। यही है फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। ऑपरेशन का होता है, टिपिकली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। मतलब कि रिवर्स बायस में जनरली होता है द करेंट फ्लो इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे बढ़ेगा, करंट का फ्लो वैसे बढ़ते जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशंस में देखेंगे तो लाइट डिटेक्शन, लाइट मेजरमेंट, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिसीवर्स, सोलर सेल्स, रिमोट कंट्रोल्स, लाइट सेंसर्स। ठीक है। इसके बाद आता है सोलर सेल्स। हम सब जानते हैं कि सोलर सेल्स क्या करता है, सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। और इसमें जो इफेक्ट लगता है उसको फोटो वोल्टेइक इफेक्ट बोलते हैं। इट इज इसेंशियली अ लार्ज एरिया फोटो डायोड विथ स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन टू मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज सेपरेशन। बेसिकली इसमें ऐसा पीएन जंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्व कर पाए और चार्ज को सेपरेट कर पाए। ठीक है। ऑपरेशन की बात करेंगे तो सनलाइट जैसे स्ट्राइक करता है सोलर सेल पे, तो क्या होता है, फोटॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो भी फोटॉन्स होंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी होगा, वो एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेंगे। और जब उनका मूवमेंट होने लग जाएगा तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा या फ्लो करेगा। ठीक है। एप्लीकेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट इंक्लूडिंग पावरिंग होम्स, बिजनेसेस, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। ये सब जनरल यूजेस था कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आई होप कि इसका एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।